नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी जाना है कि आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जिन गाड़ियों में चलते हैं, आप जो घर में जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? तो ये सारे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स हैं और ये सारी चीज़ें किन किन प्रकार से हमारे सामने आती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस चैप्टर के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम सबसे पहले जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग और उसके महत्व क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड ह्यूमन लेबर। यानी कि इंसानों और मशीन के जरिए जब हम रॉ मटेरियल का यूज करके एक अधिक वैल्यूएबल और अधिक यूजफुल चीज जो बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के कई सारे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे वुड्स हैं, लकड़ियां हैं, तो हम लकड़ियों का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार से हम शुगर केन का यूज करके शुगर बनाते हैं, आयरन ओर का यूज करके आयरन एंड स्टील बनाते हैं, बॉक्साइट का यूज करके हम एल्युमिनियम बनाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई अलग अलग रॉ मटेरियल्स हैं, इन सभी का यूज करके हम अलग अलग फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, तो हमने जाना कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी किसे कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी वो होता है कि जो किसी दूसरे सेक्टर को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हो या दूसरे सेक्टर के लिए एक बैकबोन के तरह काम कर रहा हो। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम, ऐसे सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर में क्यों आता है? क्योंकि ये जो है प्राइमरी सेक्टर के जो गुड्स हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल करके इसमें जो दूसरा फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। तो इस वजह से इसे हम सेकेंडरी सेक्टर, इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर में इसकी गिनती होती है। फिर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट कितना अधिक है, कितना कम है, आगे वो कितना अच्छा कर सकता है, इकोनॉमी उसकी कितनी डेवलप हो सकती है, ये सारी बातें अधिकतम इन बातों पर निर्भर करती हैं कि उस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या कंडीशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए वहां पे क्या एनवायरनमेंट है, सरकार द्वारा क्या कोशिशें की जाती हैं, लोगों के क्या माइंडसेट हैं। तो ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे काम करती हैं, तो ऐसे देशों में हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी बूम पर होती हैं और ऐसे देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी हाई होता है। अब हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या महत्व है? तो पहला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा काफी हद तक मदद करता है। जैसे कि जो हम पहले के समय में देखते थे, जो प्रिमिटिव सिस्टम से हमारी खेती होती थी, गाय बैल का जो बैल के जरिए यूज करके हम हर जोतते थे, फिर खुरपी, कुल्हाड़ी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो खेती करते थे, वो हमारा पूरा एक ट्रेडिशनल मेथड है खेती करने का। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भी मांग बढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर चीजों प्रोडक्ट्स का जब डिमांड बढ़ रहा है, तो अगर हम उसी स्पीड से या फिर उन्हीं मेथड से अगर हम एग्रीकल्चर करें, तो हम उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और जब हम उन डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो डिमांड सरप्लस हो जाएगा, सप्लाई उतना ही रहेगा, तो चीज़ों की महंगाई बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगेगी। तो इस वजह से खेती के मॉडर्नाइजेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत हद तक मदद करती हैं और ये मॉडर्नाइजेशन के वजह से फिर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो इस प्रकार से संभव हो पाता है कि अधिक डिमांड के अनुसार अधिक चीज़ों का सप्लाई हम एग्रीकल्चर के थ्रू ले पाएं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो खेती से जुड़ी हुई मशीनरीज बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, इरिगेशनल पंप्स, टूल्स इत्यादि बनाने में, इन सारी चीजों को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खेती में
काफी हद तक मदद करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब एक फैक्ट्री लगता है, जब एक बड़े इंडस्ट्री का कहीं पर स्टैब्लिशमेंट होता है, तो न सिर्फ उस व्यक्ति का वहां पर फायदा होता है जिसका वो फैक्ट्री है, जिसका वो इंडस्ट्री है, बल्कि आसपास के लोगों का, उसमें काम करने वाले लोगों का, उसमें आसपास की जो मार्केट है, इन सभी का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे जब अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन काफी हद तक बढ़ने लगते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो सरकारों की ये कोशिशें होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अधिक हो और लोगों को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार मिल पाए। फिर हम जो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद हम देखते हैं जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो उनके पास पैसा आएंगे, तो जिनके पास पैसा आएंगे, चाहे अगर वो लेबर क्लास हो, चाहे उसमें पढ़े लिखे हायर मिडिल क्लास के लोग उसमें इंक्लूडेड हो, अगर उनको जब रोजगार मिलता है तो अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं। और जब वो बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं तो ये होता है कि जो पॉवर्टी का जो लाइन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यानी पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी हद तक मदद करती है, क्योंकि वो लोगों को डायरेक्ट उनके काम के बदले, उनके सर्विस के बदले पैसा प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो हम फोर्थ इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है जो बैकवर्ड एरियाज हैं, इन एरियो में काफी हद तक हम देखते हैं कि ना क्योंकि ये शहर से काफी दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ना स्कूल अच्छे होते हैं, ना हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, ना रोड एंड ट्रांसपोर्ट अच्छे होते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े इंडस्ट्री को हम किसी बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश कर दें तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके आसपास का एरिया भी ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कारण डेवलप होने लगता है। फिर वहाँ के आसपास की सड़कें भी डेवलप होने लगती हैं, वहाँ अच्छे अच्छे कंपनियां, दूसरी कंपनियां आने लगती हैं। फिर उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सारे भी धीरे धीरे एक लंबे समय के दौरान उन सबका डेवलपमेंट होने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि जो रीजनल डेवलपमेंट है, जो रीजनल डेवलपमेंट का बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी हद तक मदद करता है। इसीलिए हमने पहले ही बात कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अगर किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा तो उस देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो भी काफी अच्छे से होगा। इसके बाद जो हम इसका फिफ्थ देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जरिए ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिनके डिमांड विदेशों में अधिक है, तो हम इन चीजों का विदेशों में एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन करेंसी है उसको अपने देश में अधिक से अधिक क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन करेंसी को अपने देश में अधिक से अधिक अट्रैक्ट करते हैं। और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये होता है कि हमारा जो इकोनॉमी का जो बेस है, जो अंदर से इकोनॉमी है, वो मजबूत होती है। और इस वजह से भी जो फॉरेन एक्सचेंज के कारण बढ़ाने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी हद तक मदद करता है। और फॉरेन एक्सचेंज यदि इसको और अच्छे से बढ़ाना होता है जो देश हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो ऐसे प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी सरकार कोशिश करती है कि इन चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी अच्छे से हो देश में, ताकि जो लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आसानी हो इनके मैन्युफैक्चरिंग करने में, इनको बनाने में, और ताकि अधिक से अधिक बन पाए और विदेशों में अधिक सप्लाई हो पाए, ताकि हम फॉरेन करेंसीज को अपने यहाँ प्राप्त कर पाए। फॉरेन करेंसी होने का यह फायदा होता है कि जब हम उसी देश से दोबारा कोई चीज खरीदते हैं तो हमको अपने देश का करेंसी या फिर गोल्ड या डॉलर या किसी भी अन्य करेंसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, हम डायरेक्ट उसी करेंसी का यूज कर लेते हैं। जिससे ये होता है कि हमें कंपैरेटिवली जो हम विदेश से जो चीज खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से चीज खरीद रहे हैं, यदि हम उन्हीं के करेंसी में उनको पैसा देते हैं तो कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट, वो कम पड़ जाता है। तो इस वजह से भी फॉरेन करेंसी किसी देश के पास अगर हो तो ये काफी अच्छा एक इंडिकेटर है। फिर नेशनल प्रोस्पेरिटी, किसी भी देश की जो संपन्नता है उसको बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि जो वहां के जो रॉ मटेरियल्स है यदि हम उसको यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाएगा, और यदि हम उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स बनाने में यूज करें तो क्या होगा, उस देश के रॉ मटेरियल्स का भी मैनेजमेंट हो पाएगा और देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रेट भी काफी अच्छे से बढ़ेगा। और इससे ये होगा कि जो नेशनल प्रोस्पेरिटी, देश में जो संपन्नता का माहौल है वो क्रिएट होगा।
तो ये हमने देखा कि जो ये इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। फिर हम इसमें लास्ट में देखते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी कि हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी करके नहीं देख सकते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री नहीं होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होंगे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट है उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे, और फिर इस प्रकार से होगा ये कि जो चीजें हमारे पास हाई वैल्यू, उसका पोटेंशियल है कि वो हाई वैल्यू में कन्वर्ट हो पाए, वो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक है, ना कि एक दूसरे के अपोजिट। तो कभी कभी बच्चे जो है इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे पॉइंट्स पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन कई अलग अलग बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे कि हम पहला इसमें देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स के बेस पे दो प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो हम खेती बाड़ी की जो प्रोड्यूसेस का यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, इन सभी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री माने जाते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होते हैं जिनमें हम आयरन, स्टील, कोल, पेट्रोलियम, डीजल इन सभी का यूज करते हैं, तो इन सभी ऐसे इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। बेस्ड ऑन रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, एक होते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज जो होते हैं जो बेसिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, कॉपर इत्यादि, ये सभी क्या करते हैं? बेसिक जो प्रोडक्ट्स है किसी भी इकोनॉमी को बनाए रखने में, उन सारी चीजों को बनाने का काम करती हैं। लेकिन जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो लोगों के आम जो डेली जो रोजमर्रा की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं, उन चीजों को बनाती हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि फूड, पेपर, टूथपेस्ट इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम कितना अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस आधार पे दो प्रकार की इंडस्ट्रीज हम देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होता है जैसे कि हम 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करके कोई नया फैक्ट्री लगाए, जैसे कपड़े वगैरह बनाने की फैक्ट्री, कपड़े, टी शर्ट, पैंट बनाने की फैक्ट्री, और भी जो छोटे छोटे चीज है उनको मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो कुल लागत है वो 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन ऐसे इंडस्ट्रीज जो 1 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे ये गलती हो गई है, प्राइवेट सेक्टर के जगह पे लार्ज इंडस्ट्रीज को हम कह सकते हैं। इसका बेस्ड ऑन ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पे इंडस्ट्रीज हम दो प्रकार के देखते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि भेल, सेल, जो गैस के ये कंपनियां हैं, और जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, ये सारी कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जैसे रिलायंस है, जियो है, टाटा, बजाज, ये सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में इनकी गिनती होती हैं, क्योंकि इसका जो मालिकाना अधिकार है किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास में होता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से वेट के आधार पे हम दो प्रकार के इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं जो आयरन, स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज जो हेवी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हम हेवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज बोलते हैं जो छोटे छोटे सामान बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, गारमेंट्स, जो डेली यूज की चीजें हैं, इन सारी चीजों को जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं उनको हम लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि कुछ लोग समझेंगे कि ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और ये जो हेवी इंडस्ट्री है, ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये जो लाइट इंडस्ट्री, ये सारे अलग अलग है। बल्कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उनके अलग अलग नेचर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया, नेचर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो है। हो सकता है कि इसमें जो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो हेवी इंडस्ट्रीज में उनकी गिनती होती है। मिनरल इंडस्ट्रीज जो है ये काफी बड़े लार्ज स्केल पे इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसीलिए ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग लार्ज स्केल सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सारे अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग टाइप्स नहीं है, बल्कि उनके रोल के आधार पे, उनके
किस प्रकार से ऐसे इंडस्ट्रीज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होता है। तो उनके अलग अलग बेस के आधार पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। ये क्लासिफिकेशन आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ये इंडस्ट्रीज के क्या क्लासिफिकेशन है। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन को आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने सबसे पहले बात किया था बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसमें हमने दो इंडस्ट्रीज की बात की थी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वे होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, यानी वे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो अपना रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन ऐसे इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल्स को मिनरल्स के जरिए प्राप्त करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मशीन टूल्स इत्यादि। बेस्ड ऑन रोल के आधार पर दो प्रकार की इंडस्ट्री हमने देखा कि बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री वो होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं दूसरे इंडस्ट्री, मतलब वो रॉ मटेरियल बनाते हैं और उन रॉ मटेरियल का यूज करके फिर दूसरे इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ठीक उसी प्रकार से कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, जो डेली यूज की जो चीजें हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में हम शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस इत्यादि देख सकते हैं। बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ से, अभी हमने देखा कि दो प्रकार से होता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल पे होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं इसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो, और लार्ज स्केल के बारे में यहाँ पे फिर नहीं लिखा गया, और 1 करोड़ से अधिक का जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर हम 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिनका मालिकाना अधिकार सरकार के पास होती है, जैसे बेल, सेल, गेल इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसका मालिकाना अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास होता है, जैसे टिस्को, बजाज, जियो इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, वे ये इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिसका जो मालिकाना अधिकार है एक ग्रुप के पास होता है, जैसे कई लोगों का एक ग्रुप है या कई इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है, इनके पास एक वो उस इंडस्ट्री का जो ओनरशिप राइट है इस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के पास होता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होते हैं जो जिनका जो मालिकाना अधिकार है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास होता है, और वो सभी मिलके इसमें आपसी सहयोग के साथ ऐसे इंडस्ट्रीज को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज गांव के लोगों को का जो है पर्टिकुलर बेनिफिट करने के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया जाता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र का, कोर इंडस्ट्री केरला का, ये सारे जो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के एक एग्जांपल्स हैं। फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट, वजन के आधार पर 2 प्रकार के इंडस्ट्री हमने देखा, हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्रीज जो होते हैं जो हेवी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आयरन, स्टील इत्यादि। लाइट वेट इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्रीज में होते हैं जो इलेक्ट्रिकल गुड्स, गारमेंट्स, कपड़े, डेली यूज की चीजें, ये सारी चीजें बनाती हैं, इनको हम लाइट वेट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे जो एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से हम पहला जानते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल जो कपड़े से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री होता है, वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज है उनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में एक इसका मेजर पोजीशन होल्ड करता है, जो कि दुनिया भर में यहाँ के कपड़े विदेशों में सप्लाई होते हैं, विदेशों के कपड़े इंडियन मार्केट्स में आते हैं। तो ये इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक जो है हम कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि क्योंकि इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी इसमें हाई है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। जनरेट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बड़े पैमाने पर, चाहे स्किल्ड लेबर की बात हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर की बात हो, चाहे रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात हो,
हर पैमाने पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लोगों को भारी पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट देता है, इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। फिर अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, जो हम इंडियन क्लोथ्स बना के हम विदेशों में बेचते हैं, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है, इस वजह से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हैज़ अ कंप्लीट वैल्यू चेन फॉर द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि एक एक इसका चेन जुड़ा हुआ है, जो रॉ मटेरियल्स कैसे हम प्राप्त करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट कैसे हम बेचेंगे मार्केट तक, इन सब का एक वैल्यू फिक्स्ड है और ये सभी एक दूसरे चैन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं किसी का जो इसमें जो लॉस की जो बातें होती हैं, जो इसमें जो मिसमैनेजमेंट की बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि कपड़े के जो कॉटन के जो कपड़े हैं उनकी इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्रीज के इंडिया में क्या पोजीशन है, तो उसमें हम पहले देखते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में इनकी गिनती होती है। फिर इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज वर इनिशियली बेस्ड ऑन हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम, यानी कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज है ये शुरुआती दौर में इंडिया में हैंडलूम्स यानी हाथ से यूज होने वाले जो मशीनें हैं, हाथ से चलने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों का इस्तेमाल करके कॉटन इंडस्ट्रीज में जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वे बनाए जाते हैं थे। लेकिन पावर लूम्स आफ्टर 18th सेंचुरी में जब पावर लूम का इन्वेंशन हुआ, जब उसका डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया में पावर लूम जो का यूज है, यानी मशीनों से मशीन से जो प्रोडक्शन कपड़ा प्रोडक्शन के जो मेथड है वो काफ़ी तेजी से इंडिया में प्रचलित होने लगा। उसके बाद अर्ली सेंटर्स अगर हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे वे जगह हैं जहाँ पे शुरुआती दौर में जो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई। फिर इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ह्यूमिड क्लाइमेट और चीप लेबर, मार्केट एंड पोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि अगर हम कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं तो ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल, जो इसका जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो, फिर ह्यूमिड क्लाइमेट हो, चीप लेबर यानी लेबर सस्ते हो, क्योंकि अगर लेबर महंगे होंगे तो फिर ये होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके वे फाइट नहीं कर पाएगी, कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, और इससे ये होगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए चीप लेबर का होना जरूरी है, मार्केट एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ताकि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट अच्छे से और ईजिली हो पाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्पाइनिंग इज सेंट्रलाइज्ड वाइल वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी इसमें स्पाइनिंग मतलब होता है जो कॉटन को हम प्राप्त करते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल के रूप में हम कॉटन प्राप्त करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज्ड है, कुछ ही लोकेशन तक फिक्स है। लेकिन जो वीविंग है, जो कपड़ा बुनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में होते हैं। तो इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड, ये काफी हद तक है, मतलब काफी हद तक ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है जो वीविंग का यानी कपड़ा बुनने का। उसके बाद खादी इज अ कॉटन इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। जो कॉटन इंडस्ट्री में जो खादी की अगर हम बात करते हैं तो खादी एक कॉटेज इंडस्ट्री होता है। कॉटेज इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो कि घरों में, जिन इंडस्ट्रीज का यूज नॉर्मल हम जिस घर में रहते हैं, गाँव घर में, उन घरों में ही उस ऐसे इंडस्ट्रीज को शुरू कर दिया जाता है कम रिसोर्सेज के साथ। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। खादी का जो प्रोडक्शन है एक प्रकार के कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, जो कि इंडिया के जो रूरल इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में, रूरल एम्प्लॉयमेंट को अधिक करने में कॉटेज जो खादी है वो काफी हद तक मदद करता है। अब हम बात करेंगे जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? It is the largest producer of India is the largest producer of jute, raw jute, यानी जो raw jute का जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में सबसे अधिक इंडिया में होती है। मिल्स आर मेनली लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल का जो हुगली रिवर है इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जूट टेक्सटाइल के जो मिल्स है, जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे काफी अधिक हमें देखने को मिलता है। फिर वहां पे क्यों देखने को मिलता है? तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो इन्हीं क्षेत्रों में अधिक है। यहाँ पे चीप वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, चीप लेबर है और अधिक लेबर यहाँ पे मौजूद है। पोर्ट फैसिलिटीज कलकत्ता में जो हम देखते हैं ये वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। तो इस वजह से जूट टेक्सटाइल जो है वो हुगली रिवर के आसपास बहुत
काफ़ी डेंस अमाउंट में हम वहाँ पे देखते हैं। फिर आफ्टर पार्टीशन 1947, मतलब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, मोस्ट जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश, मतलब जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है वो जो आज के डेट में बांग्लादेश है वो भी पहले इंडिया के पास ही था, और इन इलाकों में जूट का खेती बहुत अधिक होता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो ये पाकिस्तान के पास चला गया और बाद में अलग देश बन के बांग्लादेश बन गया। तो ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल से इन इलाकों के जो जूट कल्टीवेशन है, जूट प्रोडक्शन है, वो हमारे हाथों से चला गया। तो इससे पहले भी इंडिया में हम देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस भी इंडिया के पास और अधिक जूट का जो प्रोडक्शन था वो होता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी इंडिया जूट प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे टॉप नंबर पे आता है। अब जूट होता क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं, किताबों में देख लेते हैं, लेकिन मतलब समझ लेते हैं, लेकिन काफ़ी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूट होता क्या है। तो आपने देखा होगा अपने घरों में कि जो आलू की जो बोरियां होती हैं, जो रस्सी वाली, तो वो जो रस्सी है, वो जो बोरी है, वही जूट है। तो और इसी प्रकार से जो हम अलग अलग झोले देखते हैं, कभी कभी मोटे इसी प्रकार के रस्सी वाले ऊनी कपड़े, ठंडियों के कपड़े देखते हैं, तो ये सारे जो है जूट इंडस्ट्रीज के ही प्रोडक्ट है और इसी को जूट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम दो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, और इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो ये सारे वो 7 इंडस्ट्रीज है जिनके बारे में हम डिटेल में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? इट इज द बेसिक इंडस्ट्री ऑन विच ऑल द इंडस्ट्रीज डिपेंड, मतलब एक बेसिक इंडस्ट्रीज है जिसके जो प्रोडक्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्या बनेंगे? आयरन बनेंगे, स्टील बनेंगे। तो ये दूसरे इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल देने का काम करता है, इसलिए इसे हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें आयरन इंडस्ट्रीज मशीनरीज में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, कंज्यूमर गुड्स इत्यादि बनाने में इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल रेशियो यानी आयरन ओर को बनाने में के लिए जो है कोकिंग आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन का जो रेशियो है 4:2:1, यानी कि इस रेशियो में रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में चीजों को बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद इट इज हेवी इंडस्ट्री ड्यू टू बल्की रॉ मटेरियल्स, यानी इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं जो आयरन ओर होते हैं, पत्थर के रूप में होते हैं, तो इसके रॉ मटेरियल्स वो खुद ही हेवी हैं, तो इस वजह से इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। इस वजह से ऐसे इंडस्ट्रीज जो है उन्हीं इलाकों में लोकेटेड होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल्स काफी इजीली अवेलेबल हो जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाए। फिर उसके बाद जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी हाई होता है, लेकिन हेवी होता है, वेटेड, अधिक वेट वाला होता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट को दूर तक पहुंचाना उतना टफ टास्क नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट अगर हम मार्केट के पास बना दें या किसी ऐसे इलाके के पास बना दें जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे इलाकों में देखेंगे कि रॉ मटेरियल लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी लगेगा, तो डबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। इस वजह से ऐसे इंडस्ट्रीज को वहीं पर देखा जाता है जिन इलाकों में जो मिनरल इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल्स जहां पे पाए जाते हैं इजीली, इन्हीं इलाकों में बस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं, जैसे कि इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन इत्यादि। उसके बाद एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी जो एल्युमिनियम है इसको पिघलाने की इंडस्ट्री, ये क्या करता है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री। मेटालर्जिकल इंडस्ट्री वो होते हैं जहां पे हम मिनरल्स को पिघलाकर ओर्स को पिघलाकर उसमें से मिनरल्स और दूसरी जो चीजें हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री है। आयरन किस लिए, एल्युमिनियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? लाइट वेटेड है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। यानी कि जो एल्युमिनियम है वजन में हल्का होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी जो नॉर्मल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसके लिए रॉ मटेरियल जो है बॉक्साइट जो ओर है उसका इस्तेमाल करके उसको पिघला के एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसको पिघलाने के लिए जो कंटिन्यूअस एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी
तो हम बात कर रहे थे की रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो की रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस और चीप इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इसका मेजर सेंटर्स जो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का, उसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन इलाकों में हम देखते हैं कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री काफ़ी अधिक है। इसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स के रूप में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब इसका ये खुद का ही एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम वहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्राप्त करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स प्राप्त करते हैं जैसे एनपीके। फिर उसके बाद मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला इत्यादि। पोटैश इज इंटायरली इम्पॉर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेड जो पोटैश है वो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ये विदेशों से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल्स के रूप में लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इंडिया का जो सीमेंट प्लांट है 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। रॉ मटेरियल्स जहाँ पे इजिली अवेलेबल हो वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज हम देखते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है व्हीकल के प्रोडक्शन में और रोड ट्रांसपोर्ट को अच्छे से अच्छा करने के लिए मदद करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद इसका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अधिक हुआ। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ इत्यादि इन जगहों पर हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी अधिक है। फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, इसके क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती हैं ये कंपनियाँ। ये बेंगलुरु में इसको बेंगलुरु को इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फिर मेजर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड लेबर को देने में और इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करने में ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये 4 प्रकार के पोल्यूशन हम देख रहे हैं। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो गाड़ियों से, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो धुआं है उसके वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज है, केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज का जो अनट्रीटेड वाटर है वो जो नदियों में आ जाती है उसके वजह से जो वाटर पोल्यूशन की कंडीशन हमें देखने को मिलता है। लैंड पोल्यूशन अगर हम देखें तो लैंडफिल्स, इलीगल लैंडफिल्स, टॉक्सिक लीक्स, इलीगल डंपिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें लैंड पोल्यूशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नॉइज पोल्यूशन, अत्यधिक जो आवाज़ की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, जैसे ट्रैफिक नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज और एयरक्राफ्ट की वजह से जो नॉइज होते हैं ये नॉइज पोल्यूशन बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में तो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में कि मतलब इन्वायरमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं इन पोल्यूशन के, ये जो पोल्यूशन हो रहे हैं इन पोल्यूशन से हम इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको खराब होने से, कंडीशंस को खराब होने से रोक सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स इफेक्ट्स डैमेज टू ह्यूमन। जो इंडस्ट्रीज है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है, यहाँ पे काफ़ी अधिक जो पॉल्यूटेंट्स है इन जगहों से काफ़ी अधिक निकलती हैं। तो ये पोल्यूशन को अधिक करने में के लिए सबसे अधिक कंट्रीब्यूटर्स इन्हीं इंडस्ट्रीज को माना जाता है। इसके जो इफेक्ट्स हैं हमें ह्यूमन हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। प्लांट्स और एनिमल्स को इससे नुकसान होते हैं। वाटर कंटेमिनेशन, यानी जो पानी, जो वाटर का पोल्यूशन है वो भी अधिक होता है। सॉइल इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के उपाय क्या क्या है, रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वाटर, जो इन फैक्ट्री से जो निकलने वाले धुआं पानी है, इन पानी का हम रिसाइकल करके फिर से इनका इस्तेमाल करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जैसे प्राइमरी उसका
अलग अलग ट्रीटमेंट करके उसको हम फिर से नॉर्मल यूज के लिए बनाना चाहिए, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, जैसा नीड हो उस प्रकार का ट्रीटमेंट करके उन चीज़ों को उनके जो वेस्ट है उसका ट्रीट करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स का इस्तेमाल करना, ग्रीन बेल्ट्स मतलब आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए इंडस्ट्रीज के, ताकि वहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स है वो बाहर न जा पाए। फिर नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी इत्यादि का इस्तेमाल ऐसे फैक्ट्रीज में करनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज को, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट है उनको इस प्रकार से इंडस्ट्रीज की वजह से जो होने वाले पोल्यूशन है उससे रोका जा सके। एनटीपीसी या मॉडल ऑफ एग्जाम्पल, ये क्या है? इट इज ISO 1400 certified, follows the environmental management system, conserves water, fuel, natural resources, promotes eco-friendly industrial development। तो ये एक मॉडल है जिसके जरिए किस प्रकार से सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस उसको हम यूज में ले सकते हैं, इस चीज को बढ़ावा देती है। तो यही था इस पूरे चैप्टर का मूल मंत्र। और अगर हम बात करें मैप के जरिए, तो ये हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के बेसिक मैप कहाँ कहाँ पे, जैसे कि अगर हम मिनी स्टील प्लांट्स की बात करें तो कानपुर, ये आगरा, मुरादाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, हैदराबाद, ये सारी जो जगह हैं यहाँ पे मिनी स्टील प्लांट्स देखे जाते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, तो वो हम देखते हैं कि रांची, दुर्गापुर, जमशेदपुर, कायना नगर, इसके अलावा जलगांव, इसके अलावा दादरी, फिर इधर सलेम, विजयनगर, दादर, ये सारे जो जगह हैं ये इम्पॉर्टेंट जगह है लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेके। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जलगांव, औरंगाबाद और इधर कानपुर, इसके अलावा मुरादाबाद, फिर राजकोट, इन जगहों पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। वुलन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर, इसके अलावा कानपुर, शाहजहांपुर, और अगर हम बारामूला और इसी प्रकार से लुधियाना, अमृतसर, इन जगहों पर वुलन इंडस्ट्रीज के मेजर फैक्ट्रीज हैं। सिल्क टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो ऊपर हम देखते हैं कि श्रीनगर, अनंतनाग, वाराणसी और मुर्शिदाबाद, ये मैसूर, ये इन सारे इलाकों में हमें सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात करें तो हमें ये श्रीनगर, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन जगहों पे हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखने को मिलते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पूरा मूल मंत्र। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताएं, और जो फीडबैक है उसको देते रहें, ताकि हम अपनी चीज़ों को सुधार करते रहें और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हम भी सीखें, आप भी सीखें। और यदि आप हमें इनकरेज करेंगे अधिक वीडियोस को लाइक करके, इंटरेक्टिव उसके साथ इंटरेक्ट, जैसे कमेंट वगैरह करके, सब्सक्राइब करके, दोस्तों को ग्रुप में शेयर करके, तो जब हमें इंकरेजमेंट मिलेगा तभी हम अच्छे क्वालिटीज़ के साथ वीडियोस लाएंगे। नहीं तो इस प्रकार से अगर हम इसे, ये जो ज्योग्राफी का जो NCERT क्लास 10th का जो ज्योग्राफी था, इसको पूरा लगभग मैंने खत्म कर दिया। 6 चैप्टर, अब तक 7 चैप्टर, उसमें से 6 चैप्टर खत्म कर दिया। लेकिन उसमें किसी भी वीडियोस पे उतना डिजायर्ड जो रीच आना चाहिए, जो इंगेजमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कमी है, या फिर ऑडियंस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को तो देख ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास तक ये वीडियोस पहुंच जा रही तो आप दूसरे वीडियो से इस लेक्चर को कंपेयर कीजिए। जो दूसरे क्लासेस हैं वहाँ पे मीम्स के जरिए आपको पढ़ाई से ज़्यादा बीच में फालतू की बातें, मीम्स, पैकेज बेचे जाते हैं, कोर्स बेचे जाते हैं। लेकिन जो हमारा चैनल है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आपको नहीं। शुरू से क्लास शुरू होता है, 5 सेकंड के बाद, इंट्रो के बाद हम तुरंत मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अगर आपको टाइम इज मनी, अगर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमें इनकरेज कीजिए, ताकि हम अच्छे वीडियोस आपको लेके आए और आपके ज्ञान को इन्हांस करें, और जो ओवरऑल
हमारा आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो पाए। तब तक के लिए नमस्कार।